हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग पढ़े भाई एप्लीकेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, है ना। तो उसमें हेडिंग लिखिएगा डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी, डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी, डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी। यानी कभी भी हमें पढ़ेंगे कि सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, तो पहला पढ़ेंगे आप लाइक, डिजॉल्व, लाइक। ठीक है, लाइक डिजॉल्व लाइक का क्या मतलब होता है? यदि कोई पोलर है तो पोलर डिजॉल्व इन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। और यदि कोई नॉन पोलर है, नॉन पोलर, तो वो डिजॉल्व होगा नॉन पोलर में। इसको बोलते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक। दूसरा आता है भाई सॉल्युबिलिटी का फैक्टर, एनी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस, एनी टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एनी टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, ये आप चैप्टर पढ़ोगे क्लास 12 का, क्लास 12 जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन या लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। तो वहां पे आएगा आइडियल, नॉन आइडियल, या एजियोट्रॉफ, नॉन एजियोट्रॉफ। तो वहां पे ये वाली लाइन तुम्हें मिलेगी, इंटरेक्शंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तीसरा एप्लीकेशन इसमें मतलब इसमें है एच बॉन्डिंग। अगर किसी में एच बॉन्डिंग होता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। चौथा लिख लेना इसमें लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। जो लैटिस एनर्जी है और हाइड्रेशन एनर्जी, ये भी किस पे डिपेंड करता है? सॉल्युबिलिटी पे। जब आप पढ़ोगे लैटिस एनर्जी या फिर हाइड्रेशन एनर्जी, ये भी किसको एक्सप्लेन करेगा? सॉल्युबिलिटी को। नेक्स्ट पॉइंट लिखना सॉल्युबिलिटी के लिए, फिफ्थ लिखना सॉल्युबिलिटी इन वाटर। फिफ्थ क्या लिख लेना हेडिंग? सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ये देखो सॉल्युबिलिटी इन वाटर का क्या मतलब होता है? यदि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, यदि उसे वाटर में मिक्स कर दिया जाए तो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कुछ नाम लिख लो आप। तो जब भी सॉल्युबिलिटी इन वाटर पूछा जाएगा, लिख लेना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ एच बॉन्डिंग या फिर प्रेजेंस ऑफ एच बॉन्डिंग। ठीक है, अगर एच बॉन्डिंग का नंबर देख लो या फिर कम से कम प्रेजेंस देख लो। जैसे इसमें लिख लेना आप एग्जाम्पल एल्कोहल, एसिड, जैसे आपने नाम सुना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, जो होता है RCOOH, ROH, ये अल्कोहल होता है। ग्लूकोज, सुक्रोज, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब के सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बट डिजॉल्व इन, बट दे आर strongly soluble in water due to H bonding, है ना। तो जब भी आप देखो, कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे और वहां पे चाहे तुम चैप्टर एल्कोहल पढ़ो, हैलो अल्कीन पढ़ो, या एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, उसमें आएगा फिजिकल प्रॉपर्टी। और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो सबसे पहले आएगा एच बॉन्डिंग पे। किस पे डिपेंड करता है? एच बॉन्डिंग पे। ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा भाई, एच बॉन्डिंग पे। दूसरा लिखेगा टू डिटरमाइन द प्रोसेस ऑफ, देखो भाई, टू डिटरमाइन द प्रोसेस ऑफ डाइमराइजेशन,
ये डाइमराइजेशन क्या होता है? जब आप पढ़ोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ना चैप्टर पेज नंबर 380 पे मिलेगा, 380, थोड़ा एक दो पेज आगे पीछे चलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो होता क्या है, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को, ठीक है, वाटर में मिलाते हैं, किसमें मिलाते हैं भाई, किस कार्बोक्सिलिक एसिड को? वाटर में। जब वाटर मिलाएंगे तो ये टूट जाएगा, एसिड बन जाएगा प्लस, ये निगेटिव आएगा ना, ये H प्लस है, क्या बन जाएगा भाई, एसिड प्लस H प्लस है। लेकिन जब इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को आप जब बेंजीन में मिलाते हो, किसमें मिलाते हो भाई, बेंजीन में। तो जब बेंजीन में मिलाते हैं तो ये वही सेम कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ इस प्रकार का अपने आप को अरेंज करेगा। देखो देखो कैसे, कुछ इस टाइप का अरेंज करता है अपने आप को और ऐसे डाइमर बना लेता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H बॉन्डिंग। इसी को डाइमर बोलते हैं। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ूंगा वहाँ पे डाइमर कब बनता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को बेंजीन में डिजॉल्व किया जाता है। तो बेंजीन क्या होता है, नॉन पोलर, इसीलिए वो डाइमर बना लेता है। ठीक है, क्या बना लेता है, डाइमर। देखो ये कैसे बन रहा है, ये हो गया, देखो ये है ना, ये ऐसे टूट जाता है इस तरह से। ये देखो, ये इसको बोलते हैं H बॉन्डिंग, इसे क्या बोलते हैं, H बॉन्डिंग। ये भी क्या है, H बॉन्डिंग, ठीक है ना। इसी को डाइमराइजेशन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं भाई, डाइमराइजेशन। डाइमर का मतलब हो गया दो मॉलिक्यूल जुड़ा एक दूसरे में, इसे क्या बोलते हैं भाई, डाइमराइजेशन। ठीक है, ये सब एक तरह से एप्लीकेशन हो गया इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग का। ये किसके एप्लीकेशन है भाई, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग का। नेक्स्ट लिखिएगा इन वाटर, नेक्स्ट लिखना भाई, ये एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा इन वाटर, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, इन वाटर, वाटर में जो H बॉन्डिंग आता है, H बॉन्डिंग उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है या उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, H बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन टेट्राहेड्रल, ये कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, और एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट। बट वही बात करता है इन आइस में, बट इन आइस, ठीक है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है आइस, H बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन जिग जैग, जिग नहीं, या इससे अच्छा बोलो केज लाइक स्ट्रक्चर। जिग जैग से अच्छा बोलना क्या रहेगा, केज लाइक स्ट्रक्चर। केज मतलब होता है पिजड़ा, ठीक है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब सवाल पूछता है कि KHF2, ये बड़ा अच्छा सवाल होता है, KHF2 बॉन्ड, ये KHF2 एग्जिस्ट करता है बट KHCl2 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, तो देखो यहां पे पहले बनता है क्या है, टूटेगा तो बनेगा K प्लस HF2 माइनस, ये भी टूटेगा तो बनेगा K प्लस HCl2 माइनस। इसका मतलब है कि एक हो गया F माइनस और ये हो गया HF, ये हो गया Cl माइनस HCl, ठीक है, HCl। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अटैच्ड है और ये जो हाइड्रोजन है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अटैच्ड है और ये हाइड्रोजन आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अटैच्ड है।
तो जब ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अटैच्ड है तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होता है और इसका जो जेड इफेक्टिव वो कम होगा। जब इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो किसी दूसरे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़ना चाहता है और इसके पास उतना पावर नहीं होता, इसलिए ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है। कभी कभी पूछा जाता है कि ये स्ट्रांग क्यों होता है। एग्जिस्ट तो समझ ही गए, स्ट्रांग पूछेगा तो उसका आंसर ये होता है कि सर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ के, ये के की वजह से ये कंप्लीट निगेटिव है ना, इसलिए ये बॉन्ड स्ट्रांग बनता है एज कंपेयर टू अदर बॉन्ड। जैसे अच्छा रुको, पहले ये बात समझ लो, Cl माइनस और HCl ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग नहीं है। या कह सकते हो मोर स्ट्रांग होगा या वो एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। यही रीजन है क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। दूसरा कहता है कि जो KHF2 होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है। ये क्यों? जैसे कहा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन दूसरा देखा जाए, कहते हैं कि जो H बॉन्डिंग होता है, H बॉन्डिंग, उसमें जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होता है, बॉन्ड एनर्जी का, वो 8 से लेके 40 किलो जूल पर मोल के आसपास होता है। लेकिन जो KHF2 होता है, KHF2 इसमें 169 किलो जूल पर मोल होता है। यही पूछा कि ऐसा क्यों, क्या इतना डिफरेंस होता है? तो इसका आंसर आता है कि जो फ्लोरीन ये निगेटिव है, उसके बगल में K है पोटेशियम, ये पूरा इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये हो गया HF मॉलिक्यूल। तो ये निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ जो बॉन्ड बना वो कंप्लीट, इस तरह समझा जाए ये कंप्लीट निगेटिव चार्ज है, मोर स्ट्रांग होता है बिकॉज फ्लोरीन हैव complete negative charge and H have partial positive charge। इसीलिए स्ट्रॉन्ग ज्यादा होता है क्योंकि इस पे कंप्लीट F निगेटिव है, कंप्लीट निगेटिव चार्ज। जबकि अगर HF देखा जाए, देखो ये HF, तो यहाँ कहते हैं सर ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहाँ जो अट्रैक्शन से पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव का है। जबकि यहाँ पे है देखो ये कंप्लीट निगेटिव है ना फ्लोरीन पे, इसलिए बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसकी बॉन्ड एनर्जी होती कितनी है? 169 किलो जूल पर मोल, 169 किलो जूल पर मोल। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो हम लोग वही पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। यही लिखिएगा आप लोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा पहला, टू डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट। पहला एप्लीकेशन लिखिएगा फर्स्ट, टू डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट। ठीक है, टू डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट। ठीक है, एक आपने नाम सुना होगा लिक्विड स्टेट, है ना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कभी भी कोई अगर हम लिक्विड बोलते हैं ना, लिक्विड, तो डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ H बॉन्डिंग पे। किस पे डिपेंड करेगा? प्रेजेंस ऑफ H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग का मतलब हुआ
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। जैसे आपने वाटर का नाम सुना होगा, और दूसरा होता है ना सॉलिड स्टेट। एक होता है सॉलिड स्टेट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ एच बॉन्डिंग के। ये किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ एच बॉन्डिंग, ठीक है। ब्रैकेट ले लेंगे मोर, यानी जितना ज्यादा एच बॉन्डिंग होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? सॉलिड स्टेट पे। नेक्स्ट पर लिखिएगा, इसी के बिहाफ पे बोलते हैं वाटर लिक्विड होता है बट H2S गैस होता है। क्यों ऐसा होता है कि जबकि दोनों सेम ग्रुप के होते हैं तो वाटर में H बॉन्डिंग ज्यादा होता है, H2S में H बॉन्डिंग कम होता है, या फिर कह सकते हैं वाटर में अच्छा H बॉन्डिंग होता है, H2S में H बॉन्डिंग थोड़ा वीक होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग होता है। इसीलिए जो H2O है वो लिक्विड होता है, जो H2S होता है वो गैस होता है। उसी से दूसरा होता है HF। HF आपको क्या होता है भाई? लिक्विड बट HCl नाम सुना होगा, ये क्या होता है? गैस। HCl क्या होता है? गैस। ये क्यों लिक्विड होता है? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड बनता है। इसमें क्या बनता है भाई? स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड बनता है, इसीलिए जो HF होता है वो लिक्विड होता है और HCl आपका गैस होता है। फिर बोलता है कि जैसे सर दूसरा आपने जो लिखा था ना ये वाला मैटर, इसका क्या मामला लिखिएगा? ग्लूकोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, सुक्रोज एंड अदर कार्बोहाइड्रेट, अदर कार्बोहाइड्रेट are solid due to more number of H bond, more number of H bond। और प्रीवियस नीट में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है कि H बॉन्डिंग किस में पाया जाता है? H बॉन्डिंग किस में पाया जाता है? सुक्रोज में। उन्होंने सिर्फ यही पूछ दिया था कि किस में पाया जाता है, तो किस में होता है? सुक्रोज में। जबकि जो लिखा ना एप्लीकेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, अगर जिसमें सिर्फ पाया जाएगा तो क्या होता है? लिक्विड स्टेट, और जिसमें ज्यादा नंबर पाया जाएगा वो सॉलिड स्टेट होता है। ठीक, अब देखिए अगर थोड़े से बात करते हैं वाटर का, ये कुछ वी शेप होता है, ऐसे वाटर ऐसे वी शेप होता है और ये दो लोन पेयर होता है। ये किसी दूसरे एटम के निगेटिव पार्ट से जुड़ता है, ये H बॉन्ड बनाता है। ये जो निगेटिव है दूसरे वाटर के पॉजिटिव पार्ट से जुड़ता है, ऐसे ये H बॉन्ड बनाता है। ये दूसरे वाटर के निगेटिव पार्ट से जुड़ के ऐसे H बॉन्ड बनाता है, और ये दूसरे वाटर के पॉजिटिव पार्ट से जुड़ करके H बॉन्ड बनाता है। तो जो हाइड्रोजन में वाटर में 4H बॉन्ड बनते हैं, कितने? 4H बॉन्ड। वो 4H बॉन्ड कौन कौन? 1 2 3 4। एक जो ये वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो देखो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यही कंडीशन जब सल्फर में लगाते हैं इसे, तो सल्फर में देखो क्या होता है, ये भी वैसे ही बना लेगा 4। अब डिफरेंस ये होता है कि जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 के आसपास होती है, इसीलिए ये उतना अच्छा बॉन्ड नहीं बनाता। और ये अच्छा H बॉन्ड बनाता है, इसलिए जो वाटर होता है वो लिक्विड होता है और ये उतना अच्छा बॉन्ड नहीं बनता, इसीलिए गैस होता है। एक और आप देखेंगे आगे चल करके आपको मिलेगा अल्कोहल। जो अल्कोहल होता है वो लिक्विड होता है। अल्कोहल क्या होता है? लिक्विड। जबकि अगर बात करें ईथर का, ये गैस की तरह बिहेव करता है। अल्कोहल क्यों लिक्विड की तरह होता है? क्योंकि दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल से H बॉन्ड अच्छा बनाता है। जबकि ईथर की बात करेंगे, ईथर का इसमें देखा जाता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये उतना अच्छा H बॉन्ड नहीं बनाता है,
इसीलिए ईथर को गैस मानते हैं। क्या बिहेव करता, किसकी तरह बिहेव करता है? गैस की तरह, जबकि अल्कोहल आपका लिक्विड की तरह बिहेव करता है। इसीलिए आपने कभी भी देखा होगा कि जब भी अल्कोहल में अगर वाटर मिलाते हैं तो वो डिजॉल्व हो जाता है। क्यों डिजॉल्व होता है? क्योंकि जो अल्कोहल और वाटर में H बॉन्डिंग बनता है, तो ड्यू टू H बॉन्डिंग सॉल्युबल होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा दूसरा, टू डिटरमाइन द वोलेटिलिटी, कि अगर किसी में इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होगा, ठीक है, समझिएगा इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग क्या होता है, वोलेटाइल क्या होता है। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन होता है वोलेटाइल के लिए। दूसरा लिखिएगा वोलेटाइल नेचर। वोलेटाइल नेचर कहते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड क्या होगा? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? देखिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो वोलेटाइल नेचर है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इंटरमॉलिक्यूलर की। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी अगर ये HF मॉलिक्यूल, क्या है HF, तो ये जब इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बनेगा तो दूसरा HF मॉलिक्यूल होगा, इनके बीच में बॉन्ड बनता है। तो जब दो के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये दो मॉलिक्यूल हो गए ना, इसीलिए ये जल्दी वोलेटाइल नहीं होते। और अगर कोई मान लो मॉलिक्यूल एक ही है और उसमें H बॉन्डिंग बन रहा है, ऐसे एक ही मॉलिक्यूल में, इसमें दो मॉलिक्यूल हो गया, तो अगर आप हीट करोगे आप, तो ये जल्दी से वाइपर में जाएगा, जबकि ये जल्दी वाइपर में नहीं जाता, क्योंकि मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ गई ना यहाँ पे, और वहां पे एक ही मॉलिक्यूल है, तो वो जल्दी जाएगा, ये जल्दी नहीं जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो वोलेटाइल नेचर होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होगा उसका वोलेटाइल नेचर कम होता है। तीसरा लिखिएगा थर्ड एप्लीकेशन, टू डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। टू डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या डिटरमाइन करते हैं भाई? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे देखिए, मेल्टिंग पॉइंट एंड जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ H बॉन्डिंग के। इसके डायरेक्टली नंबर ऑफ H बॉन्डिंग के। फिर दूसरा क्या होता है भाई? नंबर ऑफ H बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग। तीसरा क्या होता है आपका? प्रेजेंस ऑफ H बॉन्डिंग, प्रेजेंस ऑफ H बॉन्डिंग। चौथा देखते हैं भाई मोलर मास। इसको देखते हैं मोलर मास। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखा जाए, वाटर ले लीजिए और अल्कोहल ले लीजिए, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, CH3CH2OH, और एक ले लीजिए H2O2। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि मेथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 65 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि एथिल अल्कोहल का आपका 78 मान लो, या 78 डिग्री सेल्सियस। जबकि यहाँ पे बात करते हैं, अगर यहाँ पे ये होता है 150 डिग्री सेल्सियस। ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, वाटर का ज्यादा क्यों होता है, इसका कम क्यों हो गया? मेथिल अल्कोहल का ये भी देखो कि जो वाटर है ये, और एक तरफ अगर आपने CH3 लगा दिया इस तरह से, तो इसमें ये भी H बॉन्ड बना रहा था। तो वाटर में देखा जाए तो नंबर ऑफ H बॉन्ड की संख्या 3 थी, मेथिल हो जाएगा तो नंबर ऑफ H बॉन्ड की संख्या 3 हो जाएगी। इसमें नंबर ऑफ H बॉन्डिंग ज्यादा है वाटर में, वाटर में H बॉन्डिंग 3 है और मेथिल में 3 हो गया, इसमें ज्यादा H बॉन्डिंग है ना। तो भाई कह रहा है कि सर एक तो नंबर देख लो, जिसका नंबर ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसलिए वाटर का ज्यादा हो गया। इन दोनों में कह रहा है सर इसमें कैसे चेक करोगे आप?
तो मेथिल ये हो गया और एथिल हो गया CH3CH2। ये ऐसे देख लो आप, तो इसमें भी 3 H बॉन्ड बनेगा इधर से भी। ये और ये देखोगे मोलर मास देखेंगे, इसका मोलर मास ज्यादा, इसका मोलर मास कम है, तो ये भी तो एक है ना इसमें प्रोपोर्शनलिटी, मोलर मास। अब वाटर है, देखो इसमें देखो वाटर का मोलर मास 18 मतलब होता है, टोटल 18 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे आप देखोगे 20 हो जाएगा, सॉरी मास है ना ये 16-18, ठीक। तो अब इसका ज्यादा हो गया इसमें, इसलिए इसका सबसे ज्यादा होता है। क्यों वाटर से ज्यादा इसका क्यों होता है? क्योंकि इसमें मोलर मास ज्यादा है, जिसमें H बॉन्ड ज्यादा मिलेगा, उसमें H बॉन्ड कम मिलेगा, इसलिए इसका सबसे ज्यादा हो गया। इन दोनों में मोलर मास का फैक्टर होता है। एक और देख लो, एक जैसे आपने देखा होगा ग्लिसरॉल, या वाटर ही ले लो, वाटर इसे ग्लाइकोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकोल। और एक होता है ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH और CH2OH। अब देखो इसमें वाटर कितना है, सिर्फ एक है ना ये, तो इसका कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो इसमें 2 OH आ गया, क्या नंबर बढ़ गया क्या? बोलो भाई, ये कितना हो जाएगा 184 डिग्री सेल्सियस। इसमें देखो 3 आ गया क्या ग्लिसरीन में, बोलो भाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 290 डिग्री सेल्सियस। ये यहाँ पे इतना इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि जब भी आप पढ़ोगे अल्कोहल जा करके तो उस चैप्टर को थोड़ा कम पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसका अधिकतर फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ बता रहे हैं। देखो यहाँ पे नोट कर लो इसको, फिर यही चीज एक और बार देखो, ये यूज करेंगे पी ब्लॉक में, बट खैर इतना पहले नोट करो आप, इतना पहले नोट करो आप।